नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को उजागर करना और वैश्विक तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। पीएम ने कहा, ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन पूर्वोत्तर में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, वो जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। पूर्वोत्तर में एक के बाद एक शांति समझौते किए गए। उन्होंने कहा, हमारा फोकस पूर्वोत्तर के युवाओं के भविष्य पर है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की गोद में बसा हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र हजारों सालों से भारत की प्राचीन संस्कृति और व्यापारिक चेतना का केंद्र रहा है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में रिलायंस ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में अपना निवेश दोगुना करके 75,000 करोड़ ले जाएगा। अडानी समूह ने अगले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में 50,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश करने का ऐलान किया है। गौतम अडानी ने कहा कि पिछले 1 दशक में नॉर्थ ईस्ट से भारत की विकास कहानी में एक नया अध्याय सामने आ रहा है। उद्यमी अनिल अग्रवाल ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज लगातार दूसरे चरण में डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक और 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान सीजफायर सहमति की पूरी जानकारी देंगे। इस बैठक के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई 7 समितियों का विदेश सचिव लगातार भारत की विदेश नीति और पाकिस्तान के साथ हुए घटनाक्रम की समस्त जानकारी और रणनीति बता रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रजेश चौटा, श्री प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उप अध्यक्ष आंद्रे डेनिसन के साथ साथ रूस के उप विदेश मंत्री से भी मिलेंगे। रूसी संघ में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा, आतंकवाद से निपटने में भारत रूस सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। विनय कुमार ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में अवगत कराना है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकवाद निरोध पर अनुसंधान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और जापान न्याय मंत्री यासुरा हनाशी से मुलाकात की। इससे पहले टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों व राजनयिकों से बातचीत की। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सांसद संजय कुमार झा ने कहा, दुनिया में हर आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी के लिए है। सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया में हर आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध होता है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी के लिए। टोक्यो में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन मिला है। भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कहा, भारत से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक मिशन के साथ यहां आया है। मिशन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया को एकजुट करना और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करना। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से केंद्रीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से यूएई दौरे पर गए शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सकारात्मकता नकारात्मकता से कहीं तेजी से फैलती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य दिखा है। अमित शाह ने कहा, आज पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने बर्लिन में जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों के साथ मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के केसाराम पामेड़ जंगल में पिछले 24 घंटे से चल रही मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कमांडो मेहुल सोलंकी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मेहुल सोलंकी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चटरू के सिंहपोरा इलाके में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए जवान संदीप पांडुरंग गायकर को शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के दौरे पर हैं। अश्विनी वैष्णव जमालपुर और मुंगेर में रेलवे से जुड़े अहम प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा विशेष ट्रेन से पटना जंक्शन से जमालपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 3 जून से राम दरबार सहित दूसरे नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सभी धार्मिक कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू होंगे। टीएमसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी से प्रभावित नागरिक क्षेत्रों का दौरा किया। यूपी में बहराइच जिले से सटे इंडो नेपाल सीमा रुपईडीहा बॉर्डर से भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ का इनपुट मिलने के बाद इस इलाके में बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर स्थित दुकानों में आग लग गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आज पुलिस कर्मियों के लिए लाफ्टर योगा सेशन का आयोजन किया गया। देश के कई राज्यों के लिए जहां एक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं राजस्थान में कई जगहों पर गुरुवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया। श्रीगंगानगर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 8 अन्य शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में आने वाले 4 से 5 दिनों में आंधी और हल्की बारिश होगी। देश भर के कई हिस्सों में बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। यूपी में भी लोगों को लू से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 28 मई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड और हिमाचल के भी कई इलाकों में वर्षा, ओलावृष्टि और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा का दौर जारी। मुंबई में आज सुबह हल्की बारिश के साथ मौसम में बदलाव महसूस किया गया। मणिपुर के उखरुल जिले के शुरेई गांव में 5वां राज्य स्तरीय शुरेई लिली महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ हुई शुरुआत, फिलहाल बाजार हरे निशान पर कर रहे कारोबार। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.2% अंक बढ़ाकर 6.4% किया। फिच ने कहा है कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ के लिए हमारा अनुमान 6.4% है, जो पहले 6.2% था। भारी उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पीएम ई ड्राइव योजना के मौजूदा चरण के तहत बेंगलुरु को लगभग 4,500, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वैश्विक व्यापार पुनर्गठन और औद्योगिक नीति में बदलाव के बीच भारत एक कनेक्टर देश के रूप में कार्य करने की मजबूत स्थिति में आगे बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रेसस ने महामारी से निपटने के लिए किए गए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते के प्रति भारत का धन्यवाद किया है। मुंबई में लगातार बढ़ती ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने अपनी फ्रंटलाइन टीम पावर वॉरियर्स को एडवांस मोबाइल इंफ्रारेड इमेजिंग टूल से सुसज्जित किया। भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की संयुक्त कारोबारी गतिविधि को मापने वाले HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स ने मई महीने में मजबूती दर्ज की है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की सहायक इकाई एशिया इंडेक्स ने इंडसइंड बैंक और नेस्ले इंडिया को सेंसेक्स से हटाने की घोषणा की। एनएसई का आईपीओ जल्द लॉन्च होने की है उम्मीद। इस साल के पहले 5 महीनों में पब्लिक इशू लाने के लिए करीब 90 कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए। उबर को अपने नए एडवांस टिप फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से उबर को इस मुद्दे पर एक औपचारिक नोटिस भेजा गया। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी आवास आवंटन में 4% आरक्षण देने का किया फैसला। अदानी समूह की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024-25 में अभी तक के सर्वाधिक कर पूर्व आय करीब 90,000 करोड़ रुपए दर्ज किया। अडानी ग्रुप का कहना है कि उसका EBITDA 6 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में स्थिर वृद्धि देखी गई है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में अपने स्टील प्लांट के दूसरे चरण की शुरुआत। ओडिशा टाटा स्टील का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। ये प्लांट एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील पर फोकस करेगा। भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो ने ऑस्ट्रिया की प्रमुख मोटरसाइकिल कंपनी केटीएम एजी में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने की योजना का किया ऐलान। ये निवेश बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के जरिए किया जाएगा। अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी के हथियार विनिर्माता राइन मेटल एजी के साथ बड़ा समझौता किया है। मसाला बोर्ड ने 2026 के लिए सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट योजना की शुरू। भारत के पास निर्यात बढ़ाने के अवसर देश के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अमेरिका के सैन डिएगो में एक छोटा विमान गुरुवार को रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे कई घरों में आग लग गई। इजरायली सेना द्वारा जारी निकासी चेतावनी के बाद गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में नबाती जिले के टूल में एक इमारत पर इजरायली हमला हुआ। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर लगाई रोक। अमेरिका और ईरान के बीच आज 5वें दौर की होगी वार्ता। रूस ने गुरुवार को कहा कि उसने रूसी क्षेत्रों में 105 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ने कतर से उपहार के रूप में ट्रंप को दिए गए एक लग्जरी बोइंग 747 जेट लाइनर को स्वीकार कर लिया है। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अंतरिम सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी है। बीएनपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दिसंबर में अगले आम चुनाव कराने के लिए कोई खास रोड मैप तुरंत घोषित नहीं किया तो पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आरसीबी की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की दौड़ से हो चुकी है बाहर। आईपीएल में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने खेली शतकीय पारी। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 202 रन। हार के बावजूद गुजरात की टीम शीर्ष पर बरकरार। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के दौरे के लिए अंडर 19 दल का किया ऐलान। नॉटिंघम टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 विकेट पर बनाए 498 रन। नीरज चोपड़ा और जूलियन वेबर एक बार फिर होंगे आमने सामने। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट के लिए 19 सदस्यीय टीम की घोषणा।
नोवाक जोकोविच जेनेवा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बाद रियल मैड्रिड को छोड़ेंगे कप्तान ल्यूका मॉड्रिच। ला लीगा में शनिवार को रियल मैड्रिड का सामना रियल सोसिदाद से होगा। राफिन्हा का सपना अपने करियर के अंत तक बार्सिलोना में रहने का। पेशेवर मुक्केबाज जॉर्जिया ओकोनर का मात्र 25 वर्ष की आयु में हुआ निधन। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।